नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीसीएस जे एग्जामिनेशन के लिए हम पेड क्विज लगातार देख रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे उसे। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का। पिछले जो भी वीडियोस हो चुके हैं क्विज के भी और अन्य आपके जो एक्ट से संबंधित वीडियो हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड हैं। आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखिए, उसकी प्लेलिस्ट होगी, आप वहाँ पे जाकर के उनको देख लीजिए। स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो युग्म इस प्रकार से बना है कि जो हमारे ये माउंटेनियस पासेस होते हैं, ठीक है, पर्वतीय जो हमारे राज्य हैं या फिर इधर महाराष्ट्र वगैरह के जो रीजन है, इधर भी हमारे वेस्टर्न घाट के चूंकि ये है ना पहाड़, तो उनमें इनको किस नाम से जाना जाता है और किस राज्य में स्थित है उसका यहाँ पे जो है युग्म दे रखा है। तो बोमडीला दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। नाथुला सिक्किम में है ना, जलेपला नाथुला ये सब सिक्किम में है। भोरघाट दर्रा जो आंध्र प्रदेश लिखा है ये गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा कि जो जिसमें देखेंगे आप जिन ये दर्रों के नाम में घाट लगा होगा ना वो महाराष्ट्र में स्थित है मोस्टली, ठीक है। तो इनकी लोकेशन आप देखेंगे, पालघाट, भोरघाट ये सब मतलब ये महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक। और देखिए पालघाट जो है वो केरला लिखा हुआ है, तो ये वाला हमारा ठीक है। तो यहाँ पे सी को चुन के आगे बढ़ेंगे। इसमें देखें कौन सा पूर्व से पश्चिम दिशा में हिमालय की चोटियों का सही क्रम है। तो आप जैसे मैप में भी इसको एक बार देखिएगा, जैसे इधर हम अरुणाचल प्रदेश से देखें, ठीक है, और लद्दाख तक में तो क्या है माउंटेनियस, ये जो हिमालयन माउंटेनियस रेंजेस हैं यहाँ पे स्थित हैं। तो अब इसमें जो पीक्स हैं तो उसमें देखेंगे तो सबसे ईस्टर्न अगर हम इसमें देखें तो नामचा बरवा जो ये अरुणाचल प्रदेश है इसका पार्ट हो जाता है। उसके बाद देखेंगे कंचनजंगा जो सिक्किम के रीजन में है। फिर माउंट एवरेस्ट इधर नेपाल में पड़ता है, तो इसकी लोकेशन इसके बाद पड़ेगी। और सबसे लास्ट में इनमें से पड़ेगा नंदा देवी, है ना। तो डी वाला ऑप्शन हमारा जो है इसमें से ये बन रहा है। इसको मैप में प्लीज एक बार लोकेट करिए। इसमें देखिए मंडूक शब्दम निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का एक मूल तत्व है। तो आपने कभी न कभी सुना होगा कूप मंडूक जो है शब्द यूज किया जाता है, यानी कि कुएं का मेढक, ठीक। तो मेढक से ही बना है ये मंडूक शब्दम। और एक मेढक की स्टोरी जो कि परफॉर्म की जाती है कुचिपुड़ी डांस में, जो कि आपका शास्त्रीय नृत्य मेनली किस राज्य से एसोसिएटेड है, आंध्र प्रदेश से, ठीक। तो इसमें इसको परफॉर्म किया जाता है, ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे हिस्टोरिकल फैक्ट्स में अगर हम देखेंगे तो विजयनगर साम्राज्य के जो रूलर थे और इधर गोलकुंडा वगैरह के, तो इन्होंने पैटर्नेज दिया था कुचिपुड़ी डांस को। और इसमें मुख्य रूप से जो हम कुचिपुड़ी डांस में दर्शाया जाता है चीज़ों को, तो वो पृथ्वी से जुड़े हुए जो ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, उनका ही प्रदर्शन इसमें किया जाता है। एक मैप बेस्ड क्वेश्चन और है कि लेह लद्दाख का आपने नाम सुना होगा, यूनियन टेरिटरी जो हमारा लद्दाख बन गया है। तो लेह स्थल जो है अब किस नदी के किस तट पे स्थित है। तो जैसे मैप में देखेंगे इंडस रिवर चूंकि इधर मानसरोवर झील के पास से निकल के आ रही है, ठीक है, तो उसका इधर से जैसे चल के आ रही है पाकिस्तान में जा रही है। तो लेफ्ट बैंक जो है ये क्या बोलते हैं इसको, अगर हम देखेंगे तो ये लेह की पोजीशन इस पे पड़ेगी। तो प्लीज़ इसको मैप में एक बार देखिए, ऐसे यहाँ पे अब दिखा पाना भी संभव नहीं है, तो इस वजह से हम इसमें ऑप्शन डी को चुनेंगे। इसको प्लीज़ एक बार लोकेट कर लीजिए मैप में। इसमें देखें गंगा नदी जो आप देखते हैं ये किसका एग्जाम्पल है। तो जोग्राफिकल टर्म्स में ये यहाँ पे हाँ एंटीसीडेंट रिवर जो है मतलब एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम जो होता है पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का, उसका एग्जाम्पल है। थोड़ा इसको बताते हैं क्या होता है। तो जैसे एंटीसीडेंट रिवर में आप ऐसा समझ सकते हैं कि एंटीसीडेंट का मतलब ये होता है कि समथिंग दैट इज एग्जिस्टेड बिफोर। तो अब हिमालयन जो रॉक सिस्टम आप देखते हैं तो ये यंग माउंटेन का एग्जांपल है। तो इसके अपहीवल के पहले से ही हमारी जो इंडस, सतलज, गंगा ये रिवर्स हैं यहाँ पे एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। तो दैट इज वाई इन रिवर्स को यहाँ पे इसमें काउंट किया जाता है। इस कॉन्सेप्ट को चाहे तो थोड़ा डिटेल में देख लीजिएगा एक बार, जरूरी होता है कई बार। अथर्ववेद जो हमारा 4 वेद हम पढ़ते हैं उसमें से जो अथर्ववेद है तो उसका फारसी में अनुवाद किसने किया था। तो चूंकि ये टेक्स्ट हमारे जो थे संस्कृत में मूल रूप से थे, इसको फारसी लैंग्वेज में देखेंगे कई सारे जो लिटरेरी यहाँ पे मतलब हमारे बुक्स वगैरह अवेलेबल थे इंडिया में। मुगल टाइम पीरियड में अकबर के शासनकाल के दौरान इन सबको ट्रांसलेट किया गया मुख्य रूप से। तो अथर्ववेद को उसी क्रम में फारसी में अनुवाद किया था ये हाजी इब्राहिम जो है ना, सरहिंदी, इनके द्वारा किया गया।
किसने है? नासिर ए अमीर उल मोमिनीन, ये पूरा टाइटल है ना। तो ये किसने धारण की थी? तो देखेंगे दिल्ली सल्तनत में ये खिलजियों के टाइम पीरियड में अलाउद्दीन खिलजी की टाइटल है। अब देखें इल्तुतमिश के काल में प्रांतीय सेना को क्या कहा जाता था। तो कई सारे टर्म्स चूंकि इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछे जाते हैं आपसे लगातार। तो यहाँ पे जो प्रोविंशियल आर्मी है इस टाइम पीरियड में देखेंगे हश्म ए अतरफ, है ना, बी विकल्प को चुनेंगे, ये कहा जाता था। खलीफा के द्वारा मान्यता स्वीकार करना शासक के लिए किस स्थिति को स्वीकार करना है? तो देखिए वही सल्तनत पीरियड की बात हो रही है, चूंकि यहाँ पे खलीफा के कह लीजिए एक तरीके से रिकग्निशन पे भी जो है शासन करते थे उस समय के जो सुल्तान हुआ करते थे, ये सब जैसे इल्तुतमिश वगैरह। तो यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर देना खलीफा के द्वारा उस शासक को, तो ये स्थिति को बोलते थे कि वो खलीफा का नायब के रूप में जो है कार्य करेगा। अब ठीक, आगे है सवार ए बरगुस्तवानी, ये टर्म्स बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ये सल्तनत पीरियड में सेना के लिए ही ये शब्द यूज होता था। मूलतः देखेंगे आप जो है इसमें इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में तो हॉर्समैन यानी घुड़सवार जो होते थे उनके लिए सवार ए बरगुस्तवानी शब्द जो है इसे यूज किया गया। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम एक वस्त्र निर्माणशाला स्थापित की? तो यहाँ पे स्पेशली कपड़े जो बनाने के लिए एक टेक्सटाइल फैक्ट्री की एस्टेब्लिशमेंट किया गया तुगलक डायनेस्टी में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। आगे देखें कि जजिया कर जो लगाया जाता था रिलीजियस टाइप का टैक्स होता था, ठीक। सबसे पहली बार इसको किसने लगाया, जरा कमेंट के माध्यम से बताइए। तो उसी क्रम में देखें तो इस कर से कौन से लोग मुक्त थे? तो बच्चे, वुमेन, बेगर, यहाँ पे जो तीन लिखे हैं तीनों ही इसमें से मूलतः पुरुषों से संबंधित था। आगे देखें वक्फ भूमि क्या होती थी? तो ये वक्फ जो आप अभी भी देखते होंगे, जैसे ये वक्फ बोर्ड होते हैं, है ना, तो मुस्लिम समुदाय से संबंध रखते हैं। तो ऐसी भूमि है ना जो धार्मिक कार्यों के लिए प्रदान की गई हो, ठीक है। तो मतलब समझ लीजिए कि डोनेट किया है उसको किसी ने, तो वक्फ बोर्ड इसको या वक्फ भूमि जो है ये कहा जाता है। आगे है कि दिल्ली सल्तनत काल में जो आय का मुख्य स्रोत था वो क्या होता था? तो जाहिर सी बात है खेती होती थी, और तो कुछ इससे ज्यादा होता नहीं था उस टाइम पे। तो एग्रीकल्चरल रेवेन्यू जो है। बंगाल में तुगरिल खां का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? तो इधर देखेंगे दिल्ली सल्तनत में ये तुगलक डायनेस्टी में गयासुद्दीन बलबन जो है ना, इसी के टाइम पीरियड पे ये बंगाल के जो शासक थे उसमें से तुगरिल खान था जिसने विद्रोह किया था। ए को चुनेंगे। इसमें देखिए कौन सा कथन गलत है? तो विजिबल स्पेक्ट्रम में आप जो देखते हैं ये वेव्स के बारे में, मतलब जो कलर आप वायलेट से लेकर के रेड के बीच में देखते हैं, तो देखिए बैगनी रंग जो है इसका शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो हाईएस्ट होती है। तो इसी के वाइसे वर्सा रेड कलर का होगा, वहाँ पे जो वेवलेंथ होगी वो हाईएस्ट होगी और फ्रीक्वेंसी शॉर्टेस्ट होगी, ठीक। तो यहाँ पे अब वही गलत लिख दिया गया है ना, तो ये वाला हम चुनेंगे। इसमें देखें निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का क्रांतिक कोण सर्वाधिक होता है? तो अभी जैसे हमने कलर्स की बात की विजिबल स्पेक्ट्रम में, तो जैसे ये देखते हैं कोई, मतलब जैसे ये समझिए एक डेंसर मीडियम है कोई, दूसरा रेयरर है ना, सघन से विरल माध्यम है। तो जब कोई लाइट डेंस से रेयर मीडियम में जाएगी तो एक जैसे कोई मान लीजिए जैसे यहाँ पे ये वो है नॉर्मल है, मान लीजिए कोई, जहाँ से ये सघन से विरल हो रहा है, तो रे ऐसे आएगी तो थोड़ा सा ना जो बेंड हो जाएगी, ठीक, जब उसमें जाएगी विरल माध्यम में, ठीक। तो उसमें यहाँ पे बेंड होने के बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो बढ़ता है। तो उसी के क्रम में यहाँ पे हम ये क्रिटिकल एंगल जो है इसको पढ़ते हैं। तो ये बहुत वैसे डिटेल होता है, अगर सिर्फ ऊपर से जाने तो इसमें ऐसे में देखेंगे तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो कॉन्सेप्ट होता है लाइट का, उसके रेफरेंस में इसको देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्रिटिकल एंगल जो है ना, ये वॉयलेट कलर का होता है। सबसे लो जो है वो रेड, नहीं माफ़ कीजिएगा, रेड का जो है सर्वाधिक, वो वॉयलेट का सबसे कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी को चुनेंगे। देखें इसमें दो कथन है, कौन सा सही है? तो उत्तर पश्चिमी भारत में पश्चिमी विक्षोभ यानी कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है
उससे हुई वर्षा जो है उसमें पंजाब शामिल है, तो ये कथन ठीक है। और भारत में लौटते मानसून से तमिलनाडु तट जो है उस पर 65 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। तो ये वो मानसून जैसे जब हमारा रिटर्न हो रहा होता है सर्दियां स्टार्ट होने के पहले, तो उस क्रम में देखेंगे तो जैसे नॉर्थ ईस्टर्न जो मानसून है रिटर्न होता है वो तमिलनाडु में से ये वर्षा होती है, तो ये वाला भी ठीक है। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर के जो हमारे लैटिट्यूड है तो उसमें इसको ये मतलब मिड लैटिट्यूड स्टॉर्म या फिर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो है ये भी कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को, जो कि हमारा मतलब ये वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन होती है इसकी, ठीक। तो क्या वेस्टर्लीज विंड जो आप ज्योग्राफी में इसको थोड़ा डिटेल में देख लीजिएगा, वेस्टर्लीज विंड से संबंधित है, वहाँ पे डेवलप होता है। तो उस माध्यम में देखेंगे तो इंडिया में जैसे इधर आ रहा, चूंकि वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन है तो इधर जो आपके गल्फ कंट्रीज हैं मोस्टली इधर डेवलप होता है। तो पंजाब में जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसमें देखेंगे तो बारिश होती है तो सर्दियों के दिनों में। तो दोनों कथन जो है हमारे वो ठीक थे। तो यहाँ पे इंग्लिश में भी इसको देख लीजिए। अब वही है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण किन राज्यों में वर्षा होती है, तो यहाँ पे जो 4 लिखे हुए हैं मतलब मोस्टली वही जो देखेंगे नॉर्थ वेस्ट इंडिया, तो इन सब में होती है। तो चारों विकल्प हमारे करेक्ट हो जाएंगे। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है वो भी कवर होता है इसमें। आगे देखें, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो टॉप के 3 देश हैं उसमें से कौन सा देश शामिल, यहाँ जो 4 लिखे हैं कौन सा नहीं था। तो एक समूह है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, तो जो प्रेस है ना मीडिया, उसके संबंध में ये रिपोर्ट देते हैं विश्व के देशों की रैंकिंग की। तो 2022 वाली जो रिपोर्ट थी उसमें देखेंगे तो पहले पोजीशन पे नॉर्वे था, दूसरे पे डेनमार्क, तीसरे पे स्वीडन, चौथे पे एस्टोनिया और 5वें पे फिनलैंड था। तो फिनलैंड इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा। भारत की रैंकिंग की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है 150वें नंबर पे था। कुल जो लगभग 180 देशों की रैंकिंग इसमें दी गई थी और सबसे लास्ट में जो था वो ये था आपका नॉर्थ कोरिया, ठीक। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है एक ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करता है। तो उस क्रम में कौन सा देश टॉप पे रहा था 2022 में, तो जापान पहले पोजीशन पे था, ठीक, ए को चुनेंगे। सेकंड पे यूएस था, इंडिया का जो है 54th स्थान था। एक समूह है स्पोर्टिको, इसके द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट 2022 में, उसके अनुसार कौन सा एथलीट सर्वाधिक कमाई करने वालों की सूची में प्रथम स्थान पे है। तो ये वही है जो है फुटबॉल प्लेयर मेसी, ये इसमें पहले पोजीशन पे थे। आगे देखें, एक समूह है सीरियम, इसके द्वारा प्रकाशित ऑन टाइम प्रदर्शन के लिए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों की सूची में जो शीर्ष के 10 देश हैं उसमें से कौन सा भारत का एकमात्र हवाई अड्डा जो है वो शामिल किया गया था। तो जुलाई 2022 में एक रिपोर्ट आई थी सीरियम के द्वारा ये, जिसमें ऑन टाइम डिपार्चर जो फ्लाइट्स होती हैं उसमें ऑन टाइम डिपार्चर के मामले में सबसे पहले पोजीशन पे तो था यूएस का मियामी एयरपोर्ट, और इंडिया में देखेंगे तो 8वीं पोजीशन मिली थी चेन्नई एयरपोर्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे सी विकल्प जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इसमें से कौन सा ग्लेशियर उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में स्थित है। तो बागेश्वर जिला का जो आप ये देखते हैं रीजन है ना, तो ये मोस्टली कुमाऊं रीजन है। तो इसमें देखेंगे तो जो सबसे ज़्यादा कह लीजिए फेमस है, लगभग 3300 मीटर के ऑल्टीट्यूड के ऊपर है, तो वो इसी कुमायूं रेंज में है पिंडारी ग्लेशियर, ठीक है। तो वो यहाँ दिया नहीं है। उसके अलावा अगर हम पिंडारी के अलावा भी बात करें जो हमारे कुमायूं रीजन में हमारे ग्लेशियर्स जो इंपॉर्टेंट स्थित हैं जो आपसे लगातार पूछे जाते हैं, तो उसमें पिंडारी हो गया, मिलाम है, तो मिलाम यहाँ पे हमको मिल रहा है, इसको चुनेंगे। इसके अलावा बात करें तो जैसे काफिनी ग्लेशियर करके एक है, उसके अलावा ये नामिक ग्लेशियर वहाँ पे है, पिंडारी हो गया, और कौन सा बचा, एक रालम ग्लेशियर करके। तो ये लिस्ट एक बार चाहे तो सर्च करके देख लीजिएगा, ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं आपसे। तो यहाँ पे हम सी विकल्प को चुनेंगे। भारत में निम्नलिखित में से किस द्वीप में ज्वालामुखी उद्गम है। तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में देखेंगे बैरन आइलैंड है, तो ये जो है टाइप ऑफ वोल्केनिक आइलैंड है, इसको चुनेंगे। आगे देखें कि इसमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है। तो हमारे जो स्टेट्स में जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की दिशा में हमारी पंचायतें कार्य करती हैं, तो उसमें से देखेंगे तो पंचायतों के पास जुडिशियल रिव्यू करने की कोई शक्ति नहीं है ना, ये सब कोर्ट का काम है। यहाँ पे ये 2 विकल्प जो है वो ठीक होंगे। इसमें देखें, सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो आर्टिकल वही 124 के सब क्लॉज 4 का जो आप टेक्स्ट पढ़ेंगे तो वहां पे इनको हटाया जा सकता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के
किस अनुच्छेद के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय यानी कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में जो है बताया गया है। तो ये पहले भी शायद हमने बताया था आपको, आर्टिकल 129 में हम सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं और हाई कोर्ट को 215 में। इसमें देखिए भारत के प्रसिद्ध स्मारक हैं और उसका कौन सा युग्म सही है, ठीक है, सही है या गलत है बहुत ध्यान से देखा करिए। लिंगराज मंदिर उसमें है भुवनेश्वर ओडिशा में, इस वजह से ये गलत है। उनाकोटी गुफा मंदिर जो है ये मेघालय में नहीं है, त्रिपुरा में है, ठीक है। गोल गुम्बज है ना, ये आपका बीजापुर कर्नाटक, और हरमंदिर साहिब जो है ये पंजाब में है। इसमें देखें भारत के कुछ प्रसिद्ध क्रिकेट स्टेडियम्स के नाम लिखे हैं और किस राज्य में है, तो उसके संबंध में कौन सा युग्म सही नहीं है। तो ईडन गार्डन्स वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। ब्रेबोन हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये ब्रिटिश एरा में बनाया गया था स्टेडियम, मुंबई में है, महाराष्ट्र। मोटेरा गुजरात, बाराबती ओडिशा, ये सब ठीक है। आगे देखें कि इसमें से यहाँ पे जो कुछ आकृतियां लिखी हैं, ठीक है, तो ये और उनके आसपास की जलमग्न भूमियां कुछ ऐसे जल निकाय होते हैं जो प्रायः नदियों के समुद्र से मिलने वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। तो जैसे नदियां आके समाप्त हो रही कहाँ पे, समुद्र में, जैसे गंगा नदी का एग्जांपल लीजिए, तो ये वेस्ट बंगाल में आ रही ना, बे ऑफ बंगाल में, तो यहाँ जहाँ इनका मीटअप होता है वहाँ पे एस्चुरी जो है ना, ऐसी आकृतियाँ बनती हैं। इसमें देखिए कौन सी जनजाति लोहासुर को अपने देवता के रूप में पूजती है। तो लोहासुर यानी कि लोहे के देवता के रूप में माना जाता है लोहासुर को। जो अगरिया ट्राइब है ये मुख्य रूप से नॉर्दर्न इंडिया और ये सेंट्रल इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक। आयरन स्मेल्टर वर्कर्स होते हैं मुख्य रूप से अगरिया, तो ये पूजते हैं इन्हें। विकल्प डी। निम्नलिखित में से किस संकेतक के साथ बेकिंग सोडा का घोल हरा रंग देता है। तो कुछ देखिए एसिड और बेस के इंडिकेटर्स होते हैं हमारे, कुछ ऐसे जो यहाँ पे ऑप्शंस लिखे हैं, तो उनमें कुछ जैसे किसी दूसरी चीज़ के साथ रिएक्शन करेंगे तो उसके रंग से पता चलता है कि वो पर्टिकुलर चीज़ एसिड है या बेस है। तो उसी क्रम में अगर हम देखें तो ये चाइना रोज, बी विकल्प जो है इसको ले लीजिए। ये बेसिकली चाइना रोज या चाइना हिबिस्कस है ना, जो फ्लावर होता है उसको कहते हैं। तो इसमें अगर बेकिंग सोडा का घोल आप जो है ना मिलाएंगे तो ये फूल का कलर जो है उस सोडा, मतलब ये बेकिंग सोडा के घोल में मिलाने पे हरा रंग देगा, ठीक है। तो चूंकि हरा रंग क्यों देगा, क्योंकि बेकिंग सोडा जो है वो बेस है। अगर वहीं हम चाइना रोज को किसी एसिड के साथ कॉन्टैक्ट में लाते हैं तो जो उससे बनने वाला कलर होगा वो डार्क पिंक होगा, ठीक है, डार्क पिंक या फिर मैजेंटा कह लीजिए, ठीक, ये मिलेगा। तो यहाँ पे इसको ध्यान रखेंगे। आगे है कि किसने मज्म उल बहरीन नामक पुस्तक का लेखन किया है। तो मुगल काल में देखेंगे दारा शिकोह जो है इनके द्वारा लिखा गया। ये देखें सहकारिता मंत्रालय का गठन किस तिथि को किया गया था, ये पूछा जा रहा है। तो एक नया मंत्रालय बनाया गया वर्ष 2021 में जब मोदी कैबिनेट का विस्तार हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव। तो इसके मंत्री भी बनाए गए अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री हैं। डेट है 6 जुलाई 2021। इसमें देखें कौन सा लौह अयस्क बैलाडीला जो खान है उसमें खनन किया जाता है। तो आयरन का ही हमारा एक और है हेमेटाइट जो है विश्व में देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आयरन जो है उसका एक स्वरूप है। तो ये बैलाडीला खान में जो है इसका खनन किया जाता है, जो कहाँ पे स्थित है आपका छत्तीसगढ़ राज्य में, ठीक, तो ध्यान रखिएगा। इसमें देखें कौन सी श्रेणी यमुना और सोन जो ये दो नदियां हैं इसके बीच जल विभाजन का कार्य करती है। तो देखेंगे आप विंध्यन रेंज जो है ना मध्य भारत में, उसका ये ईस्टर्न पोर्शन है कैमूर रेंज है ना, ये कार्य करता है इसके दोनों के बीच जो है वाटर डिवाइड का। तो हम ए को चुनेंगे। इसमें देखें भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जिसका नाम दिया गया परम 8000 किस वर्ष में इसको शुरू किया गया था। तो भारत में देखेंगे नेशनल इनिशिएटिव जो रहा सुपर कंप्यूटिंग का उसको उसके आर्किटेक्ट के रूप में जाना जाता है विजय पी भटकर जी को, ठीक। तो इन्होंने सबसे पहला जो परम 8000 कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है इसको डेवलप किया 1991 में। तो यहाँ पे बी को चुनेंगे। इसमें देखें इसरो ने जनवरी 2022 में गगनयान मिशन के तहत इस्तेमाल किए जाने वाले अपने किस इंजन के लिए 25 सेकंड की योग्यता परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की। तो कोई भी जैसे रॉकेट वगैरह है इसको लॉन्च करने से पहले टेस्ट वगैरह होते हैं ना, तो कि मतलब वो सही से कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसी क्रम में जैसे हमने पहले भी आपसे बात की हुई है कि हमारा जो मानव आधारित मिशन है गगनयान है ना, जिसको
उम्मीद है अगले साल लॉन्च हो जाएगा 2024 में। तो उसमें यूज़ होगा हमारा यहाँ पे विकास इंजन। ठीक, ये इसको यहाँ पे इन्होंने तमिलनाडु में इसका टेस्ट फायर किया था लगभग 25 सेकंड का, जिसमें ये एक तरीके से लिक्विड प्रोपेलेंट बेस्ड विकास इंजन है। तो वहाँ पे इसका जो है सक्सेसफुल एक टेस्ट किया गया। इसमें देखें दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत यदि विवाह से पूर्व आपने दहेज लिया है तो दहेज को कब लौटाया जाएगा, अगर उसका पता चल जाता है तो। ठीक है, तो इस एक्ट के अंतर्गत जो प्रावधान किया गया है कि मान लीजिए आपने विवाह से पूर्व किसी भी प्रकार का दहेज लिया, तो अगर पता चल गया तो उससे 3 माह के भीतर का समय यानी कि 90 दिनों का मान लीजिए आपको वो जो भी चीज़ें हैं वो लौटानी पड़ेंगी। तो डी विकल्प हमारा करेक्ट है। इसमें देखिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में कुल कितनी धाराएं हैं, सेक्शंस की बात हो रही है। तो जो भी प्रावधान इसमें किए गए हैं स्टार्टिंग से, जो फ्रॉम द डेफिनेशन टू प्रोविजन अदर प्रोविजंस, तो कुल ऐसी 10 धाराएं हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसमें ए विकल्प को चुन लेंगे। इसमें देखिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति विवाह के लिए विज्ञापन जो आप देते हैं ना एडवर्ट पेपर वगैरह में या किसी अन्य माध्यम से, तो उसमें कोई प्रतिफल प्रदर्शित करता है तो ऐसा विज्ञापन क्या होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे सेक्शन 4 इसको पढ़िएगा, जहाँ पे पेनाल्टी फॉर डिमांडिंग डाउरी वाला कॉन्सेप्ट दिया गया है, उसमें जो है इसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है ना। कोई भी जो आप ऐसा कंसिडरेशन आपका रिस्ट्रिक्ट होगा इस सेक्शन 4 के तहत। देखिए एक थोड़ा ऐसे सामान्य सा सवाल है कि कौन सा कथन सही है। तो दहेज क्या है, मतलब गलत बात ही तो है। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। ठीक है, क्योंकि इसका कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं है, ये किसी पे बर्डन डालता है और उसका शोषण करता है। नन्नुक एक छोटे राज्य के शासक किस राजवंश के संस्थापक थे। तो देखेंगे एक ये जेजाक भुक्ति रीजन जो है, आप देखते हैं वर्तमान का जो बुंदेलखंड का रीजन है मध्य प्रदेश का, इस रीजन को बोलते थे। तो वहीं के ये शासक थे और इन्होंने जो है इसकी चंदेल डायनेस्टी जो है इसकी फाउंडेशन की थी। अंतिम प्रश्न देख लेंगे आज का कि इसमें से कौन सा जोड़ा जो है वो सही नहीं है। तो कुछ हमारे एक्ट लिखे हैं और किस वर्ष में उनको बनाया गया वो लिखा है। तो यहाँ पे इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट जो है 1976 लिखा है, ये गलत हो जाएगा, 1956 का है ये। बाकी के 3 ठीक है। ठीक, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ यहाँ पे इसको समाप्त कर रहे हैं। जो क्वेश्चंस मैंने पूछे होंगे प्लीज उसको कमेंट करके बताइए, हम आपसे कंटिन्यू करके अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।